हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज के प्रैक्टिस टेस्ट का। प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया का निदान करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए HPO2 greater than 3.5%, ऑप्शन बी नेस्टरॉफ टेस्ट, ऑप्शन सी कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग, ऑप्शन डी म्यूटेशनल एनालिसिस टेस्ट। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया क्या होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसमें निदान करना है कि इसमें थैलेसीमिया है या नहीं है। थैलेसीमिया मीन्स होता है आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी का मैचुरेशन सही नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, शरीर के द्वारा जो प्रोडक्शन आरबीसी करेगा, उस प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाएगी। तो थैलेसीमिया में होता क्या है कि जैसे नॉर्मली आरबीसी का आकार इस प्रकार से होता है, ओवल शेप का, लेकिन इसमें आकार डिस्टर्ब हो जाएगा जिससे कि जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, उसमें बाइंड नहीं रह पाएगा और लो ऑक्सीजन के कारण, एनीमिया के कारण जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसकी डेथ होने की पूरी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से इसको बचाने के लिए, इसके भविष्य को उचित करने के लिए, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जब बच्चा माँ के गर्भ में ही होता है तो एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग। इसको एमनियोसेंटेसिस भी कहते हैं। बच्चा जिस भी फ्लूइड में तैरता है तो उसको क्या बोला जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। जब उससे सैंपलिंग लेते हैं तो इसको बोलते हैं कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग। इसके द्वारा आसानी से थैलेसीमिया का डायग्नोस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो शरीर के हीमोग्लोबिन और हेल्दी आरबीसी का प्रोडक्शन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? जो हीमोग्लोबिन बनना है बॉडी का और हेल्दी आरबीसी का प्रोडक्शन होना है, उसकी क्षमता को ये क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो ठीक प्रकार से आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आरबीसी का शेप इसमें डिस्ट्रैक्ट हो गया है, मेल फॉर्म्ड हो गई है आरबीसी। तो इस प्रकार से इसको क्या बोला जाता है? थैलेसीमिया बोला जाता है। और लगातार जो भी बच्चा होता है उसमें ब्लड की कमी बनी रहेगी। प्रेगनेंसी में ब्लड टेस्ट, कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग, पीबीएस या एमनियोसेंटेसिस से थैलेसीमिया का डायग्नोस किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रेगनेंसी में यदि हम लोगों को थैलेसीमिया का डायग्नोस करना हो तो ये किससे करेंगे? एमनियोसेंटेसिस से करेंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोरियोनिक ब्लड सैंपलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है? ऑप्शन ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोब्युलिन, ऑप्शन सी एंटीवायरल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होती है आपको बताना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है जिसको अमेरिकन फिजिशियन एल्बर्ट साबिन द्वारा 1961 में डिस्कवर किया गया था, तो ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसका अर्थ होता है कि जो भी वायरस इस वैक्सीन में मौजूद है वो किल करके नहीं डाला गया है, उसकी केवल क्षमता कम की गई है जिससे कि वो बीमारी फैला ना सके, लेकिन जब भी बीमारी के लिए वायरस आएगा एक्टिव होकर के उसको मार दे और शरीर की रक्षा करे। तो इस प्रकार से इसके जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है,
क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है और एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। ओरल पोलियो वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूएटेड इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन है जो बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करेगी? पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करेगी। इसकी खोज 1961 में अमेरिकन फिजिशियन अल्बर्ट साविन द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं कि पोलियो वैक्सीन कितने प्रकार की होती है। तो पोलियो वैक्सीन 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और मोनोवैलेंट। बाईवैलेंट वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जो वायरस के टाइप 1 और 3 से सुरक्षा देती है, क्योंकि जो पोलियो वायरस होता है ये भी 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो बाईवैलेंट वैक्सीन हमारी ऐसी वैक्सीन है पोलियो की जो टाइप 1 और टाइप 3 से सुरक्षा देगी। ट्राईवैलेंट वैक्सीन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों से सुरक्षा देगी। और मोनोवैलेंट वैक्सीन के लिए क्या होता है, अलग अलग टाइप के वायरस के लिए अलग अलग बनी होती है, तो अलग अलग सुरक्षा देती है। इस प्रकार से हम लोगों ने समझा पोलियो के बारे में। तो ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और इम्यूनोग्लोबुलिन। चलेंगे एक कार्यक्रम जिसने एमएमआर को कम करने के लिए स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशंस में एएनएम द्वारा दवाओं का यूज करने की परमिशन दी है, वह है ए जननी सुरक्षा योजना, बी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सी आरसीएच फेज 1, डी आरसीएस फेज 2। देखिए एमएमआर को कम करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं कि एएनएम गांव-गांव में सब सेंटर पर नियुक्त की गई हैं और ऐसे गांव भी इस देश में मौजूद हैं जहां का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। तो इन सिचुएशंस में जब कोई गर्भवती माता की स्थिति खराब हो जाए, सीरियस हो जाए, तो उसको दवा देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी को देखते हुए आरसीएच फेज 2 जो चरण द्वितीय था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का, उसमें एएनएम को दवा का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी, जिससे कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए RCH2 रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ फेज 2 कार्यक्रम 1 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में एएनएम को स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशंस में दवाओं का यूज करने की परमिशन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेड रिडन पेशेंट को फीडिंग देते समय पेशेंट की आइडियल पोजीशन क्या होती है? ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी फॉलर्स पोजीशन, ऑप्शन डी साइड लाइंग पोजीशन। बेड रिडन पेशेंट का अर्थ होता है ऐसा पेशेंट जो काफी समय से बिस्तर पर हो और चलने फिरने में असमर्थ हो, उस पेशेंट को बेड रिडन पेशेंट कहा जाता है। तो जब भी ऐसे पेशेंट को फीडिंग देंगे तो इसको फॉलर्स पोजीशन में कर लेंगे पेशेंट को, और फॉलर्स में करने के लिए उसके सिरहाने को कुछ अंश ऊपर उठा दिया जाता है। तो ये क्या होती है, फॉलर्स पोजीशन इस प्रकार से होती है जिसमें बिस्तर का सिरहाना ऐसा उठा दिया जाता है जिससे कि आसानी से खाना उसके पेट में पहुंच जाए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फॉलर्स पोजीशन। जो भी कैंडिडेट इस प्रकार की डेली पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वह इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 9235830254। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस प्रकार की डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ लीवर? लीवर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ऑप्शन बी बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन,
ऑप्शन सी सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, लीवर का मुख्य कार्य है बाइल प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लीवर ब्लड को प्यूरिफाई करता है और विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को बाहर निकालता है, जो अल्टीमेटली यूरिन और स्टूल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो लीवर का जो यहाँ पर मेन फंक्शन है वो है बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। और इसके अतिरिक्त जो लीवर का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, और जो भी विषैले पदार्थ शरीर में बन रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनको मल मूत्र के द्वारा स्टूल और यूरिन के माध्यम से बॉडी के बाहर निकालना, ये भी लीवर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पीएचसी में बीमार बच्चों की इमरजेंसी केयर हेतु किस रणनीति का पालन किया जाता है? ऑप्शन ए PALS गाइडलाइंस, ऑप्शन बी NALS गाइडलाइंस, ऑप्शन सी IMNCI गाइडलाइंस, ऑप्शन डी APA गाइडलाइंस। तो जब भी पीएचसी में बच्चे बीमार हो जाते हैं, खास करके गंभीर बीमारी जैसे कि डिहाइड्रेशन है और भी निमोनिया टाइप के बीमारी है जो कि बच्चों के लिए घातक हो सकता है, तो इसके लिए एक गाइडलाइन का प्रयोग किया जाता है। ये गाइडलाइन है IMNCI। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। IMNCI जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड एंड इलनेस। IMNCI का तात्पर्य नवजात और बाल्यावस्था रोग का एकीकृत प्रबंधन है। यह एक रणनीति है जिसका उद्देश्य बीमारी, मृत्यु और विकलांगता को कम करके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो एक क्वेश्चन और भी इससे जो बन सकता है वो हो सकता है कि IMNCI जो रणनीति है यह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु प्रयोग की जाती है। अब किस टाइप की बीमारियां हैं जिनमें IMNCI को यूज करते हैं? जैसे खांसी है और सांस लेने में कठिनाई है, दस्त है, बुखार है, खसरा, कान में संक्रमण, कुपोषण, इनमें विशेष इस प्रकार की जो बीमारियां हैं जो बच्चों के लिए घातक हो सकती है, उन सभी में IMNCI का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is true about gall bladder? पित्ताशय के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए हेल्प्स इन गेनिंग वेट, ऑप्शन बी प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ऑप्शन सी स्टोर्स बाइल, नन ऑफ देम। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करने का काम करता है, जबकि ये बाइल का प्रोडक्शन होता है लीवर में और स्टोरेज कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेन कंटेन्स व्हाट? वीर्य में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ऑप्शन बी स्पर्म्स, ऑप्शन सी सेमिनल फ्लूइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो वीर्य में क्या होता है? सीमेन में ये सभी होते हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी होता है, स्पर्म भी होता है और सेमिनल फ्लूइड भी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, normal respiratory rate per minute for an adult at rest. Option A 12 to 20 breaths per minute, option B 10 to 14 breaths per minute, option C 10 to 20 breaths per minute, option D 15 to 25 breaths per minute। तो एक जब सामान्य व्यक्ति रेस्ट में हो उस समय उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट होगी कितनी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 से 20 ब्रेथ्स पर मिनट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज मोस्ट टिपिकली यूज्ड टू गिव इंजेक्शन इन आर्म? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है बाइसेप्स, ऑप्शन दूसरा है ट्राइसेप्स, तीसरा है डेल्टॉइड और चौथा है ब्रैकियलिस। तो इसमें सबसे अधिक IM इंजेक्शन आर्म में जब देते हैं तो कौन सी मसल का यूज करते हैं? तो ये होती है डेल्टॉइड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर इज, किडनी को मूत्राशय से जोड़ने वाली नली है।
ऑप्शन ए ट्रैकिया, ऑप्शन बी यूरिथ्रा, ऑप्शन सी यूरिटर, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर इस टाइप से किडनी का स्ट्रक्चर होता है और ये यूरिटर्स निकल करके किस में जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूरिटर। फिगर के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये किडनी है, ये दो किडनी होती हैं बीन शेप्ड, और यहाँ से यूरिटर दो नली निकल रही हैं और ब्लैडर में जाकर के यहाँ पे मिल रही हैं, और ये बाहर यूरिथ्रा के द्वारा यूरिन बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूरिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ आई विच इमेज वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, आंख का वह भाग जहां प्रतिबिंब बनता है, ए लेंस, बी कॉर्निया, सी स्क्लीरा, डी रेटिना। तो आंख का जो प्रतिबिंब बनता है, आंख का एक ऐसा भाग होता है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, वह होता है रेटिना। फिगर के माध्यम से देखेंगे, ये आंख का एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो रेटिना होती है ये पीछे साइड होती है, सबसे भीतरी भाग होता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो किरणें यहाँ से आ रही हैं, किरणें सीधा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं, और ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में जाकर के उसको एनालाइज किया जाता है, और जो भी फिगर बनता है इसमें वो उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन उसको एनालाइज करके सीधा कर लेता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बनता है। रेटिना आंख का सबसे भीतरी हिस्सा होता है। इस प्रकार से आज का यह प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नंबर 1, विच पार्ट ऑफ पैंक्रियास प्रोड्यूस एंड सीक्रेट इंसुलिन? ऑप्शन 1 ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी बॉमेंस कैप्सूल, ऑप्शन सी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऑप्शन डी लूप ऑफ हेनले। पैंक्रियाज का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंसुलिन को सीक्रेट करने का काम करता है? तो करेक्ट आंसर होगा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें जो बीटा सेल्स पाई जाती हैं उनसे इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और यह इंसुलिन हार्मोन ही है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये ग्लाइकोजन फिर जाकर के आगे लिवर में स्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मोर देन 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, जब हाई ग्रेड फीवर की बात होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो बुखार होता है इसको हाई ग्रेड का फीवर बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी पैंक्रियाज, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो पहले समझते हैं, हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है ये अपना स्राव डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करती है, और एक्सोक्राइन का मतलब होता है एक नली के द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा जब इसका स्राव ब्लड में जाए तो इसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, पैराथायराइड भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और पैंक्रियाज में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड्स की तरह व्यवहार करती है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। When pulse rate is less than 60 beats per minute, it is called bradycardia, bradypnea, tachycardia, tachypnea। जब पल्स रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो तो इसको क्या बोलेंगे? तो पहली बात तो हम लोग समझते हैं कि जो मनुष्य होता है सामान्य उसकी धड़कन होती है 60 से 100 प्रति मिनट। अब जब इससे कम हो, 60 से कम हो, तो इसको ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है।
इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, और 100 से अधिक हो तो इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज हाइपोक्सिया, हाइपोकैप्निया, हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया। देखिए, जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको बताना है। तो पहली बात तो समझते हैं कि ऑक्सीजन ब्लड में एक परसेंटेज सैचुरेशन होता है SpO2, जो कि नॉर्मल कंडीशन में किसी भी व्यक्ति का 94 से 100% के बीच में होना चाहिए। इससे कम यदि माना जाता है तो ये समझा जाएगा कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो है ऑप्शन सी, हाइपोक्सीमिया। यहां पर ये बात समझने वाली है कि जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है तो उसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, जबकि बॉडी के टिश्यूज में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। हाइपोक्सिया मीन्स होता है कि बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन का लेवल कम होना, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following comprise 7 bones? Cervical vertebrae, carpals, cranial bones, lumbar vertebrae। यहां पर आपसे बताना है कि जो 7 bonds होती हैं इनमें से किसमें होती हैं। तो C7 मीन्स होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, जो कि गले में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं C7 मीन्स होता है सर्वाइकल की जो 7 वर्टिब्री होती हैं। यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाउ मेनी लोब्स लीवर है? 1, 2, 3, 4। तो लीवर में कितने लोब्स होते हैं? तो लीवर में होते हैं 4 लोब्स, इसलिए यहां पर फोर्थ ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलर बोन इज नोन एज, कॉलर बोन का अन्य नाम क्या है? ए क्लेविकल, बी स्कैपुला, सी ह्यूमरस, डी रेडियस। तो कॉलर बोन जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, और इसका जो अदर नेम होता है ये होता है क्लेविकल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of blood cells are associated with clotting? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट। इनमें से ऐसे कौन सी प्रकार की ब्लड सेल्स हैं जो कि क्लॉटिंग से संबंधित होती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा प्लेटलेट्स जो है क्लॉटिंग से संबंधित होती हैं, इसलिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनको मिलाकर के जो बनता है उसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां पर जितने भी पार्ट दिए गए हैं ये सभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री? 2011, 2012, 2013 एंड 2014। भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is not true? Option A, rubella is not a bacterial disease. Filariasis is a parasitic disease. Malaria is transmitted by Aedes aegypti mosquito. Typhoid spread through contaminated food and water. इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है रूबेला इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रूबेला बीमारी, जिसको कि दूसरी भाषा में जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, ये किससे होती है? वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये आंसर नहीं होगा।
फाइलेरियासिस एक पैरासिटिक डिजीज है, बिल्कुल सही बात है। ये भी एक पैरासिटिक डिजीज है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय एडिज इजिप्टी मॉस्किटो, ये आंसर गलत हो जाएगा, यही अपन को बताना था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि मलेरिया मादा एनाफ्लीज या फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से फैलता है, ट्रांसमिट होता है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Incubation period is the period between calling ambulance and reaching hospital, giving vaccine and developing immunity, taking medicine and getting its response, entry of organism and development of symptoms. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब पैथोजन किसी होस्ट के संपर्क में आया और उस होस्ट ने पहले लक्षण प्रदर्शित किए, तो जितने समय में वह लक्षण प्रदर्शित होंगे उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज वायरुलेंस? ऑप्शन ए, a disease of intestine, B, fungus infection of nails, C, disease causing capacity of organisms, D, liver। वायरुलेंस क्या होता है? तो वायरुलेंस होता है डिजीज काजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको वायरुलेंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू एस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन, इन्फेक्टिविटी, एलर्जी, नन ऑफ एवर। तो जो एबिलिटी होती है पैथोजन की किसी भी इंफेक्शन को कारित करने की, इसको हम लोग इन्फेक्टिविटी बोलते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट, होस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक मेक इट ए एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड। तो एक एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड होता है इस प्रकार से, इसमें 3 बातें होती हैं। तो कौन कौन सी वो 3 बातें यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहां 2 बताए गए हैं, 2 पॉइंट, एजेंट और होस्ट, तीसरा क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। इम्यूनिटी, ससेप्टिबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड मेडिसिन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन्वायरमेंट। यहां पर जो ट्रायड होते हैं एपिडेमियोलॉजिकल में, वो होस्ट, इन्वायरमेंट और एजेंट होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, नन ऑफ दिस। तो देखिए, जब भी कोई बीमारी फैलती है तो बीमारी को पहली बात तो फैलने से रोकना, जैसे किसी व्यक्ति में टिटनेस ना हो, तो इसलिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले से ही उसको इम्यूनाइजेशन कर देंगे तो उसमें टिटनेस नहीं होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन बोलेंगे। अब जब कोई बीमारी हो गई है तो उसमें जो भी हम लोग बचाव करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन, जैसे अभी आपको बताया गया है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी डिटेक्टेड हो गई है तो उसको ट्रीटमेंट करना जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और उसमें जितने भी जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनको सीरियस होने के पहले ही मिनिमाइज करना, ये आपको काम करना है किसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब वही होता है कि आपको उसको रोकना है, वैक्सीनेशन या अदर जो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बीमारी हो जाए फिर उसको रोकना, जांचें करना, ये सभी हमारा आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में, जिससे कि वो बीमारी आगे ना बढ़ पाए। तो इस प्रकार से इससे संबंधित जो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, bronchial asthma is relates to a non-communicable disease, wheezing sound occurs in all age group। ये सभी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बिल्कुल सही बात है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, और इसमें व्हीजिंग साउंड आती है, और किसी को भी हो सकती है, बूढ़े, बच्चे, जवान, नौजवान, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, restriction on the movement of people to prevent the spread of disease is called quarantine, isolation, detention and separation।
तो प्यूपिल, लोगों का मूवमेंट जो है हमको कम करना है जिससे कि बीमारी आगे ना फैल पाए। तो ये सब हम लोगों को अभी देखने को मिला था कोरोना की बीमारी में, जिसमें कि मूवमेंट को कम किया गया था जिससे कि बीमारी आगे ना स्प्रेड हो पाए। तो ये कहलाता है क्वारंटाइन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया इज ए डिजीज इन विच द पेशेंट shows normal behavior, feels drowsy and sleepy, is scared of the water, drinks lot of water। तो हाइड्रोफोबिया, फोबिया मीन्स डर और हाइड्रो मीन्स जल, तो जल से लगने वाला डर, ये मीन्स होता है हाइड्रोफोबिया में। अब ये बीमारी होती है किसी रेबीज वायरस वाले कुत्ते के काटने से। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है इज स्कैर्ड ऑफ वाटर। ऐसे लोगों को जब भी पानी पीने के लिए देंगे तो उनको पानी से डर लगता है, वो पानी नहीं पी पाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर वाटरबॉर्न डिजीजेस एक्सेप्ट हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड फीवर, डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पर कौन सी बीमारियां वाटरबॉर्न है, सिर्फ एक इसमें नहीं है, वो आपको बताना है। तो हेपेटाइटिस ए, ये बिल्कुल वाटरबॉर्न डिजीज है। कोई भी व्यक्ति जो बाहर होटल का जिसने खाना खाया, पानी पिया, गंदा पानी आता ही है उसमें, क्योंकि जब भी आप बाहर का पानी पीते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो पानी एकदम स्वच्छ हो, और वर्तमान समय में इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस इससे फैलने वाली बीमारी होती है, दूषित जल से। टाइफाइड फीवर भी दूषित जल से फैलने वाली बीमारी होती है, डिसेंट्री भी दूषित जल से फैलने वाली बीमारी होती है, जबकि ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ANC चेकअप आर मिनिमम नेसेसरी, 1, 2, 3, 4। कितने ANC चेकअप कम से कम आवश्यक होते हैं या करने चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ऑल आर साइंस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट एक्लेम्सिया, प्रीवियस स्टिलबर्थ, प्रीवियस सी सेक्शन, नन ऑफ दीज। इनमें से ऐसे कौन कौन से जो साइंस हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी से संबंधित हैं और एक को छोड़ करके? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी जो साइन हैं ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं। एक्लेम्सिया हो, प्रीवियस स्टिल बर्थ हो या सी सेक्शन हो, प्रीवियस सी सेक्शन हो, ये सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए, ANC चेकअप बाय MO, B, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, C, एडवाइस टेस्ट, D, IFA टैबलेट डेली। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सीवियर एनीमिया प्रेगनेंसी में होने वाले प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं है? करेक्ट आंसर होगा 1 IFA टैबलेट डेली, क्योंकि जब सीवियर एनीमिया हो चुका है प्रेगनेंसी में तो इस समय अब आपको एक गोली से कुछ नहीं होने वाला है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, विशेष सावधानियां रखनी पड़ेंगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीक्लेम्सिया सॉरी एक्लेम्सिया मीन्स प्रीक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन्स, हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज, हाइपरटेंशन प्लस सीवियर एनीमिया, हाइपरटेंशन प्लस एडीमा। तो इक्लिम्सिया में कौन कौन से लक्षण या कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो इक्लिम्सिया, पहली बात तो प्रीक्लेम्सिया होता है जब प्रीक्लेम्सिया ठीक ना हो, तो उसके बाद जो कंडीशन बनती है इसको इक्लिम्सिया बोलते हैं, और इक्लिम्सिया में सीजर्स और कन्वल्जन्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रीक्लेम्सिया प्लस कन्वल्जन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, व्हाट इज ट्रू अबाउट gestational diabetes? ऑप्शन ए, a diabetic lady conceived, B, increase in blood sugar only in third trimester of pregnancy, C, no medication is required, D, high blood sugar develops during pregnancy।
गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ए डायबिटिक लेडी कंसीव्ड, ये सही है। इंक्रीज इन ब्लड शुगर ओनली इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाई ब्लड शुगर डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय पर ब्लड शुगर हाई हो ऐसा बिल्कुल आवश्यक या जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनार्च इज मीनार्च यूजुअली occurs at the age of option A 8 to 10 years, option B 11 to 13 years, option C 14 to 16 years, ऑप्शन डी 15 टू 16 ईयर्स। तो मीनार्च यूजुअली किस एज में डेवलप होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 11 टू 13 ईयर्स, 11 से 13 वर्ष में ये होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डे ऑफ लेडी menstrual period was July 12, 2019. What is the estimated date of delivery? तो यहाँ पर आपको ईडीडी बताना है, तो करेक्ट आंसर इसका देखेंगे डॉक्टर नेगलिश रूल से ईडीडी इज इक्वल टू होता है एलएमपी प्लस 7 डेज प्लस क्या करना है 9 मंथ इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो एलएमपी हो रही है ये 12 जुलाई को हो रही है, तो 12 में क्या जोड़ा 7 दिन जोड़े तो 19 जुलाई आया। 19 जुलाई में जब 9 माह जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैसे भी 19 जुलाई में क्या है अप्रैल 19 है और सभी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए पहली बार ही में ये ऑप्शन सही हो जाएगा अप्रैल 19 अप्रैल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मैटरनल डेथ मींस डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वोमेन, ऑप्शन ए फ्रॉम कंसेप्शन टिल 28 डेज ऑफ डिलीवरी, बी फ्रॉम कंसेप्शन टिल 30 डेज ऑफ डिलीवरी, C from conception till 42 days of delivery, D death only during delivery। तो करेक्ट आंसर होगा मैटरनल डेथ का मतलब होता है किसी प्रेग्नेंट वुमेन की। तो पहली बात तो जब जो पोस्टमार्टम पीरियड होता है ये चूंकि 42 दिन का होता है, इसलिए यही मैटरनल डेथ मानी जाएगी फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the period of about 6 weeks after childbirth is known as convalescence, recovery, recuperation, none of these। 6 वीक का जो समय है चाइल्ड बर्थ की बात को इसको क्या बोलते हैं? तो जैसा कि अभी आपको ऊपर ही बताया गया था कि 42 दिन जन्म से लेकर के 42 दिन तक के समय को पोस्टमार्टम पीरियड माना जाता है। तो ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। Next question, what is labeled as severe anemia in pregnant women? Option 1 9 to 11 gram per dl, B 7 to 9 gram per dl, less than 7 gram per dl and 12 to 14 gram per dl। सीवियर एनीमिया किसी प्रेग्नेंट वोमेन में तब माना जाएगा जब 7 ग्राम से उसका ब्लड कम हो, इसलिए हीमोग्लोबिन कम हो, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अ चाइल्ड इज सैम इफ MUC इज, MUC मीन्स होता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। इसको कभी कभी आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा। तो एक प्रकार की ये टेप होती है जब ऊपरी बाएं में यदि कम हो इसकी नाप, तो ये माना जाता है कि बच्चा क्या है सीवियर माल न्यूट्रिशन में है या माल न्यूट्रिशन में है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि ए चाइल्ड इज सैम इफ MUAC कितना है। ऑप्शन 1 है लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, बी लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, सी लेस देन 13.5 सेंटीमीटर, डी बिटवीन 12.5 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर। तो देखिए पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि सैम मतलब होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो ये कितना ये होगा जब MUAC कितना होगा? MUAC आपको बता दिया गया है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। जो आर्म है उसकी जो गोलाई की जो परिधि है वो उसकी जो एक नाप होती है वो कितनी नाप हो, तो इसको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में माना जाएगा बच्चा।
तो ये होता है 115 मिलीमीटर से कम हो यदि, तो इसको माना जाता है। तो यहाँ पर चूंकि मिलीमीटर में आंसर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 11.5 सेंटीमीटर। क्योंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको दोनों प्रकार से तैयार रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि MUAC की नाप 11.5 सेंटीमीटर से कम हो, तो इस बच्चे को सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द आइडियल एज फॉर स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग? 4 to 6 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात हो रही है, पूरक आहार की बात हो रही है। तो इसकी जो आइडियल एज है, देखिए कहीं कहीं पर इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन ए आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वह आंसर भी सही है। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 6 मंथ। क्योंकि यहां पर आपको एक शब्द पूछा गया है आइडियल एज, एक आदर्श वर्ष बताना है कि जिसमें कि बच्चे का जो है संपूरक आहार उसको शुरू किया जाता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 6 मंथ। लेकिन अभी जैसे आपको बताया गया है कि ये 4 to 6 मंथ भी आंसर इसका कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन वह आंसर आप तब लगाएंगे जब एक नॉर्मली दिया गया हो कि एक बच्चे का कब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करेंगे। और इसमें क्या है, आइडियल एज, जब स्पेशली आइडियल एज दिया गया है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो स्कर्वी एक ऐसी बीमारी है जिसमें के मसूड़ों में खून आने लगता है, और विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नियोनेटल पीरियड? 0 to 7 डेज, 0 to 14 डेज, 0 to 21 डेज और 0 to 28 डेज। तो नियोनेटल पीरियड का मतलब होता है एक नवजात बच्चा। 0 से 28 दिन के बालक को एक नवजात बच्चा कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीको ओरल रूट? इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है? हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस। देखिए अपने देश में अब ये बीमारी इस समय नहीं है, क्योंकि इसका 2014 में हमारा देश पोलियो फ्री घोषित हो चुका है। लेकिन इसका जो फैलने का तरीका है पोलियो का मेनली क्या है, फीको ओरल रूट है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बीमारी मेनली फीको ओरल रूट से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A 5-year-old having loose motion has adequate urine output and is playful. What you should do? Give ORS to drink, start IV fluids, stop feeding, all of these. एक 5 वर्ष का बच्चा है जिसको लूज मोशन हो रहे हैं, लेकिन उसका यूरिन आउटपुट पर्याप्त है और बच्चा खेल भी रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो कुछ आप ऐसा करेंगे कि उसको केवल ORS देना है, और इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। IV फ्लूइड्स इसलिए नहीं देना है क्योंकि बच्चा चूंकि एडिक्वेट यूरिन कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें पानी की कमी नहीं है। यदि पानी की कमी हो जाए तो उस बच्चे का यूरिन निकल ही नहीं सकता है। तो ये एक मानक होता है कि यदि किसी को दस्त लग रहे हो, तो यदि उसका यूरिन आ जाए अच्छी तरह से 2-3 बार आ जाए दिन में, तो ये माना जाएगा कि अब उसमें पानी की कमी नहीं है। और यदि पानी मीन्स यूरिन नहीं आ रहा है, तो इसका माना जाएगा कि व्यक्ति इस समय डिहाइड्रेट है। तो इसलिए उसका क्या ऑप्शन होगा, उसको इस कंडीशन में जिसको दस्त लग रहे हो और यूरिन अच्छा आ रहा हो, तो उसको ORS ही अकेला देना है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरिया मीन्स लूज मोशन, स्टूल्स, fill in the blanks in 1 day, 2 or more times, 3 or more times, 4 or more times, 5 or more times। डायरिया का मतलब क्या है कि जो स्टूल्स हैं या दस्त हैं वो एक दिन में कितने बार से ज्यादा हो, तो ये 3 बार से ज्यादा जब दस्त लगे तो इसको डायरिया की श्रेणी में रखते हैं। ऑल आर ट्रू फॉर डिसेंट्री एक्सेप्ट प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल्स, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, टेनेस्मस, प्रेजेंस ऑफ वर्म्स इन स्टूल।
तो डायरिया के बारे में ये सभी सत्य हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। तो डिसेंट्री के बारे में ये सभी सत्य हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। तो इसमें ब्लड आता है, ये भी बात सही है। और बार बार इमोशन लगता है, ये भी बात सही है। टेनिसमस भी होता है, ये भी बात सही है। अब जो इसमें बात सही नहीं है, ये है प्रेजेंस ऑफ वर्म्स, यानी कि स्टूल में कीड़े होना, ये कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is not true about severe pneumonia in a child aged 11 months? Option A, respiratory rate greater than 50 per minute. B, only X-ray can confirm. C, child is drowsy. Refusal to drink or feed. देखिए, एक 11 माह के बच्चे में सीवियर निमोनिया है, तो इसमें से ऐसा क्या है जो नहीं है, सत्य नहीं है। तो पहली बात तो जो इसमें ऑप्शन दिया गया है निमोनिया, तो निमोनिया का मतलब होता है, या निमोनिया में कई चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो रेस्पिरेटरी रेट है ये बढ़ जाती है, और चाइल्ड जो बच्चा है वो ड्रॉसीनेस फील करेगा, और उसमें जो रिफ्यूजल है, पानी खाने और पीने के लिए भी ये मना करता है, तो इस प्रकार का बच्चा, तो इसमें जैसे ऑप्शन बी लिखा है ओनली एक्सरे कैन कंफर्म, तो केवल एक्सरे से पता लगा सकते हैं। तो ये जितने केवल वाले क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर गलत ही होते हैं, क्योंकि केवल एक्सरे से तो पता इसका नहीं चल सकता है, और भी अन्य बातों से हम लोग इसका पता लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पीसीवी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, मेनिंजाइटिस। तो पीसीवी का जो फुल फॉर्म होता है ये होती है न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो इस प्रकार से इसको दिया जाता है, किसके बचाव के लिए? निमोनिया के बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज गिवन इन विच ईयर? दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में दिया गया था अपने भारत में? किस वर्ष, या कह सकते हैं कि दहेज प्रथा उन्मूलन, दहेज को रोकने के लिए लाया गया था भारत सरकार के द्वारा? 1961, 1952, 1947, 1968। तो इसको लाया गया था 1961 में, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are given intramuscularly except DPT वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, पेंटावैलेंट या एमआर। इनमें से सभी वैक्सीन होती हैं, इनको इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, सिर्फ एक को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो एमआर वैक्सीन है, जिसको कि हम लोग मीजल्स और रुबेला वैक्सीन भी कहते हैं, इसको कैसे देते हैं? सबकुटेनियस दिया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy who has not attained the age of 16 years and girl who is not 18 years indulges in antisocial activity, this is known as। एक लड़का जिसकी उम्र 16 वर्ष नहीं हुई है और 18 वर्ष की लड़की असामाजिक कार्यों में लिप्त रहती, तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? ए, एंटी सोशल चाइल्ड, बी, चाइल्ड एब्यूज, सी, कॉन्ग्रिएट ग्रुप, डी, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। इसको जिस नाम से जाना जाएगा ये होगा बाल अपराध या जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ विटामिन ए गिवन along with measles vaccine is for a child of 16 month। एक 16 माह के बच्चे में मीजल्स वैक्सीन के साथ विटामिन ए की खुराक देंगे, तो ये कितनी डोज होती है? 0.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये देंगे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉस्पिटल्स रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ वाटर पर डे पर पर्सन इज। अस्पतालों में पानी की अनुशंसित मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति दिन है 100 to 150 लीटर्स, 150 to 200 लीटर्स, 200 to 250 लीटर्स और 250 to 300 लीटर्स। WHO की रिकमेंडेशन है इसके लिए। इस पे ऐसा क्वेश्चन आपको
ये जो 50 क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो आज की पीडीएफ यहीं पर, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।